हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग टर्म्स। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब कवर करेंगे और ये हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सब बैंकिंग एग्जाम्स नहीं, ये इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी मेंस एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप उस पर्पज से भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला टर्म क्या है हमारा। ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। मनी और assets are provided by banks to individual or company in terms of loan and this loan would be unpaid by borrower is called NPA। NPA क्या होता है कि जो भी मनी या एसेट है, अगर बैंक ने कोई इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया है लोन पर्पस के से और उस कस्टमर ने बैंक को पैसा रिटर्न नहीं किया टाइम आने पे, तो उसे एनपीए बोला जाएगा। अगर सपोज कस्टमर गया बैंक के पास और उसने लोन लिया, लेकिन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, तो वो लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है और उसका जो 90 डेज का टेन्योर है, इंस्टॉलमेंट का जो ओवरड्यू होता है ना, उसका 90 डेज का टेन्योर देखा जाता है, लेकिन 90 डेज तक पे नहीं कर रहा है वो इंटरेस्ट, तो उसे एनपीए बोल दिया जाता है, कंसिडर कर दिया जाता है। एनपीए के कुछ टाइप होते हैं। एनपीए 3 टाइप के होते हैं: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जो एनपीए लेस देन 12 मंथ और इक्वल टू 12 मंथ होते हैं। कि एक सपोज हमने देखा कि फर्स्ट डे से लेके 12 मंथ तक, उसे क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। और अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा हो गए कि रिकवरी नहीं हो रही है, पैसा रिटर्न नहीं आ रहा, तो उसे डाउटफुल एसेट्स कहेंगे। और जब बहुत सालों के बाद पता चलता है कि नहीं, अब मुश्किल है कि रिकवरी होगी, तो ये पूरे पेमेंट को वो क्या कर देंगे, फुल अमाउंट को लॉस एसेट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एनपीए का बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो एनपीए जो है, उससे जो बैंक की इनकम होती है, बैंक ने जो लोन दिया है तो उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता और वो बैंक की इनकम होती है। अगर कोई कस्टमर बैंक का इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रहा है तो बैंक की जो इनकम है वो तो लॉस हो गया, उसका लॉस हो गया। तो इसलिए उनकी जो अर्निंग है वो रुक जाती है और उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेसी एक्ट 2002। सबसे पहले सरफेसी एक्ट का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है। तो उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एनपीए को टैकल करने के लिए ये एक्ट लेके आए हैं। जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके बोरोवर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं यानी लोन पे नहीं कर रहे हैं और उन्हें रिकवरी नहीं हो रही है बैंक्स को, तो बैंक ये सरफेसी एक्ट के थ्रू एक्शन ले सकते हैं और वो उनका जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी जो कस्टमर्स ने प्रोवाइड की है लोन लेते वक्त, उन्हें सीज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज को, और बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के तहत ये कर सकते हैं। इस एक्ट को इसलिए लेके आया गया था क्योंकि बैंक जो है उनका जो भी ड्यू वगैरह बचा है, जो भी रिकवरी बाकी है कस्टमर से लेने के लिए, वो उसे जल्दी कर सके यानी क्विकर वे में कर सके, इसलिए ये प्रोसेस को लेके आया गया था। बैंक कैसे काम करता है सरफेसी एक्ट 2002 के अंडर वो देखते हैं। बैंक जो है सरफेसी एक्ट की गाइडलाइंस फॉलो करता है। इसमें बैंक नोटिस इशू करता है डिफॉल्टिंग बोरोवर्स को और उन्हें 60 डेज का नोटिस दिया जाता है। अगर उनको पे करना है अपना अमाउंट जितना भी है तो वो पे कर सकते हैं। अगर वो फिर भी पे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक्स एक्शंस लेते हैं। जैसे वो कोलेटरल सिक्योरिटी जो होती है बैंक्स को दी जाती है बोरोवर द्वारा लोन लेते वक्त, तो वो उन्हें ले लेते हैं, पोजेशन ले लेते हैं उसका, या तो सेल कर देते हैं, लीज पे दे देते हैं, या फिर
मैनेज द कोलेटरल डायरेक्टली और अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड पर्सन फॉर इट्स मैनेजमेंट, या फिर ये किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को दे देते हैं जो कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बैंक के पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो पहले ऑप्शन 2 देखते हैं। बैंक क्या कर सकती है, 60 डेज का नोटिस दे सकती है। अगर बोरोवर्स को पे करना है तो वो कर देंगे, नहीं तो उनके बाद वो क्या करेगी, 60 डेज के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगी, जो भी कोलेटरल एसेट्स है उनके, तो उसे वो पोजीशन ले लेगी उसका, या फिर वो बेच देगी। लेकिन अगर बैंक वो बेच नहीं पा रही है, वो सेल नहीं हो रहा है, फिर भी रिकवरी नहीं हो रही है, तो बैंक क्या करती है, वो एनपीए को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देती है और उनसे पैसा ले लेती है। और फिर बाद में आगे जाके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, या तो वो पैसे उस बोरोवर से वसूल कर लेती है, रिकवर कर लेती है, या फिर जितना उनको रिकवरी मिलती है वो उनसे कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी ट्रांसफर इन इंडिया। इंडिया में हम अलग अलग तरीके से मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है एनईएफटी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो हम एनईएफटी को चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन ले सकते हैं। पर एनईएफटी, इस ऑप्शन में क्या होता है, 30 मिनट्स में एक ट्रांसफर होता है, यानी ये बैचेस में जाते हैं। हर 30 मिनट में एक बैच ट्रांसफर होता है, तो ये दिन में 48 बैचेस होते हैं टोटल। उस उतने बैचेस में इन्हें पैसा ट्रांसफर करता है बैंक। इसमें मिनिमम अमाउंट है, इसकी कोई लोअर लिमिट नहीं है और कोई भी अपर लिमिट नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इससे। सेकेंड ऑप्शन है आरटीजीएस। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें ये होता है कि तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जैसे एनईएफटी में बैचेस में जाता है, आरटीजीएस में वैसा नहीं है। वो तुरंत, अगर आपने यहाँ पैसा भेजा है तो जिस कस्टमर को जिस भी अकाउंट में भेजा है उधर तुरंत पहुंच जाएगा, रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसमें मिनिमम अमाउंट होती है 2 लाख की और मैक्सिमम अमाउंट कोई भी लिमिट नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आईएमपीएस। इसकी फुल फॉर्म है इंटर मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। इसमें आप 24/7 फंड ट्रांसफर कर सकते हो इंडिया में, और ये तुरंत ट्रांसफर होता है, इंटर मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। यहाँ आपने अगर जिस भी अकाउंट को भेजना है वो तुरंत 1 मिनट के अंदर उसमें पैसा चला जाता है। पर आरटीजीएस में भी तो वैसे ही होता है, तो सिर्फ आरटीजीएस और आईएमपीएस में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख भेजना पड़ता है और आईएमपीएस में मिनिमम 1 रुपए, यानी इसमें लोअर लिमिट 1 रुपए की है। और मैक्सिमम कोई भी ऐसे लिमिट नहीं है, बैंक अपने हिसाब से जितना भी सूटेबल है वो सेट करते हैं। टाइम लिमिट होती है कि रियल टाइम में ये पहुंच जाता है विद इन 1 मिनट। अवेलेबिलिटी 24/7 है, बैंक हॉलीडेज में भी है, आरबीआई हॉलीडे और संडे को भी आप कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे आज के टाइम आप सभी जानते हो कि यूपीआई बहुत ट्रेंड में है, तो इसमें आप सब मोबाइल नंबर के थ्रू भेज सकते हो, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू, या फिर स्कैनिंग क्यूआर के थ्रू आप कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इंडिया में, और ये इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसमें मिनिमम अमाउंट 1 लाख और मैक्सिमम अमाउंट मिनिमम अमाउंट 1 रुपीज और मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हो। ये 24/7 है। मैक्सिमम की लिमिट लग गई है इसमें, इधर 1 लाख तक ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है फंड्स लेंड करता है कमर्शियल बैंक को। अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए तो रेपो रेट पे वो लोन देता है, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर यही लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो कहलाएगा बैंक रेट। जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसे बैंक रेट बोलते हैं, उस रेट को बैंक रेट बोलते हैं जिस भी रेट पे दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। अगर कमर्शियल बैंक से आरबीआई पैसा ले रहा है तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है कि अगर कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ गई है ओवरनाइट के लिए, तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है, और उस चीज को बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है और ये अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। ये एक मिनिमम परसेंटेज होता है कैश डिपॉजिट का, जो कि आरबीआई ने स्पेसिफाइड किया होता है और हर एक कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। यानी कि एक परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करती है, सपोज 4% हो, तो वो परसेंटेज जो होगा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास उतना परसेंटेज ऑफ कैश डिपॉजिट रिजर्व रखेगी, तो उसे बोला जाता है सीआरआर। और ये कैसे डिसाइड किया जाता है? सीआरआर रेशियो कैसे निकाला जाता है? ये निकालते हैं परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ ईच बैंक। हर एक बैंक का जो भी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है उसका परसेंटेज निकाला जाता है। अब नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज ये होता है कि जो भी डिमांड डिमांड अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स है, करंट अकाउंट है, ये डिमांड में आ जाते हैं। और टाइम लाइबिलिटीज यानी जो फिक्स डिपॉजिट्स है और रिकरिंग डिपॉजिट है, अब ये दोनों को माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं